Hi everyone, my name is Sheikh Angbi and I am a first year MBBS student at GMC Baramati in the Maharashtra and welcome to the channel Biology by Future Doctor. Today I will be teaching you the heredity and the evolution chapter 1 of the class 10th Maharashtra board. So in this channel you will getting all the biology chapters on your बहुत ही आसानी से आपको ये चैप्टर समझ में आएगा और मुझसे पढ़कर ज़रूर आपको मज़ा आएगा. तो अगर आपको चैनल ज़रा भी हेल्पफुल लगता है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और एंड study with the future doctor, okay, with free of cost. That is the main thing. Okay, so let's start this chapter. The first, what is heredity? The word हम लोग word से start करते हैं कि किस I'll be speaking I'll be teaching in the English language because some students are not comfortable with whole English and some are not comfortable with whole English. So I'll be speaking the English language. That is so first we start with the lecture topic name, that is heredity. What is the heredity is? हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इस चैप्टर क्यों दिया गया है आपको क्लास 10th में, ये जानना ज़रूरी है कि इवोल्यूशन जो होता है वो क्या चीज़ है. हमें समझना है कि जो इवोल्यूशन है हम किस तरीके से अर्थ बना. बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ी होंगी. बिग बैंग थ्योरी, यूनिवर्स का एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बने. इस तरीके से हमने पता है. फिर उसके बाद फिर बहुत से ऑर्गेनिज्म बने. फिर धीरे धीरे मंकी से एप्स, मंकी बने, फिर मंकी से एप्स बने और एप्स से आज ह्यूमन. तो इसी चीज़ को पढ़ने के लिए ये चैप्टर आपको दिया गया है कि किस तरीके से जो ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, मतलब किस तरीके से डे बाय डे जो ह्यूमन है वो धरती पर आए हैं. तो सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है इस चैप्टर में हेरिडिटी. हेरिडिटी का मतलब होता है द ट्रांसफ़र ऑफ द कैरेक्टर. ये जो कैरेक्टर हो सकता है, अब वो दो टाइप के हो सकते हैं. या तो फिजिकल कैरेक्टर भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है और फिजिकल कैरेक्टर भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है. फ्रॉम द पेरेंट्स टू द प्रोजेनी, फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स. ऑफस्प्रिंग्स का मतलब होता है, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है चाइल्ड. ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है? चाइल्ड. मतलब अगर हेरिडिटी का मतलब अगर हम आसान भाषा में समझना चाहें तो हेरिडिटी का मतलब होता है पेरेंट्स से बच्चों में जो भी ट्रांसफ़र हुआ है, चाहे वो फिजिकली कुछ चीज़ हो या तो जैसे कोई अपीयरेंस है फिजिकल. जैसे अगर मान के चलो कि किसी के फादर की हेयरलाइन जो है वो वी शेप है, किसी के फादर की हेयरलाइन वी शेप है और वो उसके सन में आ जाती है. अगर वो उसके सन में दिखाई देती है, इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स से जो उसके सन है उसमें कैरेक्टर ट्रांसफ़र हुआ है. अगर किसी की मदर की जो हेयर्स है, अगर वो करली हेयर है एंड दैट ट्रांसफ़र इनटू हर डॉटर, दैट फिनोमिना ऑफ ट्रांसफ़र, जो भी कैरेक्टर है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल, कोई भी कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफ़र होता है, दैट इज़ कॉल्ड हेरिडिटी. आई होप ये बहुत अच्छे से आप टॉपिक समझ गए होंगे, बहुत ही आसान सा है. एंड यहाँ पर वैसे तो ये वर्ड दिया नहीं हो, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ अ वेरिएशन. हेरिडिटी के साथ वेरिएशन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है. दैट इज़ वेरिएशन एक अलग फिनोमिना है. हेरिडिटी इज़ अ डिफरेंट फिनोमिना एंड द वेरिएशन इज़ अ डिफरेंट फिनोमिना. वेरिएशन क्या हो जाता है? द डिफरेंस इन द प्रोजेनी, द डिफरेंस in the parents and the progeny, the difference in the parents and the progeny is called progeny. offspring भी कहते हैं चाइल्ड को या फिर progeny भी कहते हैं, is called as variation. फॉर एग्जाम्पल जो हम है हमारे फादर और हमारे पेरेंट्स के एग्जैक्टली सेम नहीं है. अगर जो एग्जैक्टली सेम होता है दैट आर कॉल्ड क्लोन्स. आपने पढ़ा होगा कि जो अगर एग्जैक्टली सेम होता है, अगर उनका सब कुछ सेम होता है, दैट दे आर कॉल्ड क्लोन्स होते हैं वो एक दूसरे के. लेकिन वेरिएशन में क्या होता है कि हम हमारे माँ बाप से थोड़े सिमिलर है, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी. सिमिलैरिटी है हमारे पास, लेकिन वेरिएशन में होता है कि हमारे पास माँ बाप से डिफरेंस भी है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड वेरिएशन. फॉर एग्जाम्पल कि हम अपने माँ बाप से एकदम सेम नहीं है, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन. बहुत आसान सा फिनोमिना है. आई होप यू अंडरस्टैंड. दैट इज द टू फिनोमिना वी हैव लर्न. फर्स्ट इज द हेरिडिटी. हेरिडिटी इज the transfer of character, though it can be the physical character or the mental character from the parents to the offspring is called heredity. And the second is the variation, that is the difference that occur in the parents and the progeny, that it is called as variation. I hope you understood.
और उसके बाद हम देखते हैं कि हेरिडिटी का काम क्यों है, हेरिडिटी क्यों पढ़ा जाता है। तो हेरिडिटी का अगर मैं बढ़ती हूँ, द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड द प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटी डिसऑर्डर। सबसे पहले हेरिडिटी का जो साइंस हम लोग पढ़ते हैं अगर, तो उससे डायग्नोस का मतलब होता है पहचानना, किसी भी बीमारी को पहचानना कि कौन सा डिसऑर्डर है, उसका इलाज किस तरीके से होगा, ट्रीटमेंट, और उससे किस तरीके से बचा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन। हेरिडिटी डिसऑर्डर मतलब एक ऐसे डिसऑर्डर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉमन कोल्ड की बात करती हूँ, मतलब अगर किसी को जुकाम खांसी है, कॉमन कोल्ड है, फिर कोई भी कैसे डिसऑर्डर, टाइफाइड है, मलेरिया है, दिस आर नॉट अ हेरिडिटी डिसऑर्डर, ये हेरिडिटी डिसऑर्डर नहीं है। जबकि अगर मैं बात करती हूँ एक ऐसे डिसऑर्डर जो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग की तरफ जाते हैं, फॉर एग्जांपल सिकल सेल अनीमिया है, इसके चांसेस होते हैं, सिकल सेल अनीमिया के चांसेस है कि पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जाए। उसी के साथ एक और डिसऑर्डर आता है हेमोफीलिया, दिस आर ऑल यू विल बी स्टडिंग लेटर इन द क्लास के हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और ऐसी बहुत सी डिजीज होती है, फिनाइलकीटोनुरिया, दैट ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द प्रोजेनी, सो दे आर हेरिडिटी डिसऑर्डर। सो द कॉमन कोल्ड, टाइफाइड अगर मैं बोल दूं, टाइफाइड है दैट इज कॉज्ड बाय सल्मोनेला टाइफाइड और एनी वायरस कॉज्ड बाय, दे आर नॉट सो कैंसर, दे आर नॉट सो हेरिडिटी डिसऑर्डर। ओके, तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया कि हेरिडिटी के साइंस की क्या नीड है। देन अब मैं आपको थोड़ा यू माई पीपल नो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल ऑफ यूकैरियोट्स, बट आई वांट टू रिमाइंड यू पीपल, सो लेट्स सी व्हाट्स द सेल। सो वी विल बी लर्निंग अबाउट द डीएनए के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में। सो मैं चाहती हूँ कि आपको पहले एक क्विक रिविजन दे दूँ, आपने तो ये पढ़ चुका है इससे पहले 9th में, बट फिर भी सबसे पहले अगर मैं किसी यूकैरियोट सेल की बात करती हूँ, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी यूकैरियोट सेल की बात करती हूँ, फॉर एग्जांपल हम क्या है, एक यूकैरियोट है। यूकैरियोट्स का मतलब होता है जिसके न्यूक्लियस के ऊपर क्या हो, न्यूक्लियस के ऊपर अगर उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, अगर न्यूक्लियस के ऊपर अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दैट मीन्स दे आर यूकैरियोट। इफ इट इज एब्सेंट, दे आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोट। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन द अर्लियर क्लास कि जिसके पास किसी न्यूक्लियस के ऊपर अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दे आर कॉल्ड यूकैरियोट्स, और अगर नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, प्रोकैरियोट्स कहेंगे। सो वी आर यूकैरियोट्स। ओके, सो इसका अगर मैं सेल अगर एक बनाती हूँ, अगर एक रफ आइडिया यू गिव, अगर ये यूकैरियोट का सेल है दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर मैं पकड़ लूँ ये क्या हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर, बिकॉज वी डोंट हैव द सेल वॉल। एनिमल का एक अगर मैं सेल बना रही हूँ, आई एम ड्राइंग द एनिमल सेल। ओके, सो दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वी डोंट हैव द सेल वॉल एट ऑल। और उसके अंदर यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है हमारे पास, न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी अपैरेटस होता है। यू माइट नोइंग, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू पीपल। ओके, सो मैं बात करती हूँ न्यूक्लियस में, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन न्यूक्लियस, बिकॉज न्यूक्लियस हैज द जेनेटिक मटेरियल। सो जस्ट सी कि यहाँ पर अगर मैं न्यूक्लियस को बाहर निकालती हूँ तो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, अगर मैं आपको बताती हूँ तो एक मिनट। हाँ, सबसे पहले आप देखें कि जो न्यूक्लियस है हमारे पास उसके अंदर क्या है। सो न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर के जो कंटेंट है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। अब जो न्यूक्लिक एसिड हो जाते हैं, इसमें भी दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन्स है। न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, दो तरीके के प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन प्रोटीन। यू विल बी स्टडिंग लेटर इन द क्लास, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। इस तरीके के कंटेंट न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट अभी न्यूक्लिक एसिड में, जस्ट आई एम गिविंग द आपको बता रही हूँ कि क्या क्या चीजें होती है फॉर द फर्दर क्लास। ओके, नेक्स्ट हायर क्लास। न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन में हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और क्रोमैटिन्स ऐसे होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड अब दो टाइप के हो सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड कैन बी अ डीएनए और इट कैन बी दी आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए इज अ राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो हमारा जो इंटरेस्ट है वो डीएनए और आरएनए के अंदर है, हमें न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमें पढ़ना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए के बारे में मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर रिमाइंड करा देती हूँ, एंड देन आरएनए के बारे में क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, देन वी विल बी मूविंग फर्दर। ओके, टॉकिंग अबाउट डीएनए, डीएनए हैज द 3 कंपोनेंट्स। डीएनए के पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो हो जाता है उसमें एक हो जाता है फॉस्फेट ग्रुप। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन द अर्लियर क्लास। फॉस्फेट एक ग्रुप होता है, शुगर होता है, जो 5 कार्बन की शुगर होती है, दैट इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज। दिस आर ऑल एक्स्ट्रा नॉलेज दैट आई एम गिविंग, यू ऑलरेडी हैव लर्नड दिस। फॉस्फेट ग्रुप, शुगर, और एक होता है बेस, न्यूक्लियर नाइट्रोजन बेस, दैट आर कॉल्ड नाइट्रोजिनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस आपने पढ़ा है, एक हो जाता है एडेनाइन, एक होता है ग्वानाइन, फिर होता है साइटोसाइन, और फिर होता है थाइमिन। साइटोसाइन और थाइमिन,
एंड द मेन डिफरेंस हियर इन बिटवीन द डीएनए एंड द आरएनए इज डीएनए में शुगर डीऑक्सीराइबोज होती है। डी का मतलब होता है कोई चीज एब्सेंट होना, ऑक्सी का मतलब क्या है, ऑक्सीजन की एब्सेंसी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 5 कार्बन की चेन होती है दैट इज अ राइबोज, उसके फिफ्थ, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, थर्ड है, ये फोर्थ, फिफ्थ कार्बन के ऊपर से एक ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, इसलिए इस यहाँ पर जो शुगर होता है वो डीऑक्सीराइबोज होता है। जबकि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आरएनए, आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब यहाँ पर जो शुगर है वो राइबोज है, यहाँ पर जो शुगर है वो कैसी है, 5 कार्बन की राइबोज है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं एब्सेंट है। तो दैट इज वन डिफरेंस। बहुत से ऐसे डिफरेंस है, बट द बेसिक डिफरेंस इन द डीएनए एंड द आरएनए इज द शुगर इन द डीएनए इज द डीऑक्सीराइबोज, वेयर इन द शुगर इन द आरएनए इज द राइबोज शुगर। ओके, एंड द सेकेंड मेन डिफरेंस इज द नाइट्रोजनस बेस इन द डीएनए। डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस है, 4, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन और थाइमिन। बट इंस्टेड ऑफ थाइमिन द यूरासिल इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ आरएनए। मतलब अगर आरएनए के केस में भी एडेनाइन है, ग्वानाइन है, साइटोसाइन है, बट इंस्टेड ऑफ थाइमिन देयर इज अ यूरासिल प्रेजेंट ओवर देयर। समझ में आई बात कि डीएनए और आरएनए में बेसिक 2 डिफरेंस है। वैसे तो बहुत से डिफरेंस है कि डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए इज अ सिंगल स्टैंडर्ड, डीएनए इज द मेन जेनेटिक मटेरियल ऑफ आर एंड सो बट द प्राइमरी डिफरेंस दैट आई वांट टू लर्न इज द जो डीएनए होता है वो डीऑक्सीराइबोज होती है उसके पास शुगर, एंड इंस्टेड ऑफ द थाइमिन द यूरासिल इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ RNA. I hope you understand the structure of DNA and RNA. Now let's move further that how this DNA and RNA, what are these and how they are present in the cell. कि cell में कैसे present है, क्या ऐसे ही present है या फिर what is the form where they have present and what is the function of them. So if it is a nucleus, suppose this is a nucleus, हमारे पास ये nucleus है, हमारा ये ऊपर cell होगा, ऐसा कुछ structure है। Suppose I am drawing a nucleus. nucleus के अंदर हमारे पास क्या present होते हैं, chromosomes present होते हैं। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर यू माइट बी नोइंग, क्रोमोसोम होते हैं, दीज आर द जेनेटिक मटेरियल। हमारे जेनेटिक मटेरियल एकदम कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं, और इसी के अंदर जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए का धागा होता है डबल स्ट्रैंडेड, वो एकदम कंडेंस्ड, हाईली कंडेंस्ड होता है। इफ़ यू ओपन दैट दिस क्रोमोसोम, ओपन अगर करते हैं हम तो इस तरीके से हमारे स्ट्रैंड्स होते हैं, दीज आर द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दीज आर द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्रोमोसोम को खोलने पर डीएनए और डीएनए के ही बीच में बहुत सारे क्या होता है, कुछ ऐसे सेगमेंट दैट इज कॉल्ड जीन्स। तो डीएनए के ही अंदर क्या प्रेजेंट हो जाते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे पास न्यूक्लियस, अब समझ में आ गया, अगर कोई यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है। ओके, एंड डीएनए, अब जो डीएनए में कंटेंट होता है, डीएनए ही हमारा क्या करता है, हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों ही काम परफॉर्म करता है। सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों ही जो काम संभालता है वो डीएनए ही काम कर रहा होता है। सो डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल फंक्शन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में क्या स्ट्रक्चर होना है किसी भी ऑर्गन का, कैसा स्ट्रक्चर होना है, उसके क्या क्या फंक्शन है, वो सारे को मैनेज करना है डीएनए। सो मतलब अगर मैं बोलती हूँ कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये सारे ही हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, बट व्हाट इज द, हु इज द हेड, सो दैट इज द डीएनए। डीएनए के ही पास सारा इन्फॉर्मेशन होता है, और यही जो इन्फॉर्मेशन होता है वो पेरेंट से प्रोजेनी में जाता है। सो द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट विच एलिमेंट get transferred from the parents to the offspring. The answer is DNA. Which is transfer DNA. अगर parents, इसलिए हम एक टेस्ट करते हैं, अगर मैं आपको एक नॉलेज के लिए बताऊँ, that is a DNA टेस्ट किया जाता है to identify the father and the mother, because we know that what is transferred from the parents to the offspring, DNA. So we check that if the DNA of the offspring and the parents are same, that means the child is this is the child of her parents. So the DNA test, I'm just इसको बता रहे, आपके नॉलेज के लिए बताया कि DNA टेस्ट होता है एक, जिसमें हम पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, बिकॉज मैंने बताया कि जो डीएनए होता है वही एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो क्या होता है, ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग। ओके, नाउ डीएनए हमने समझ लिया, डीएनए क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर भी समझ लिया। नाउ हाउ प्रोसेस, नाउ आई सेड यू आरएनए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर बॉडी, दैट हाउ डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट। सो डीएनए जो होता है, मान के चलो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पेयर्स है, यहाँ पर मैं बेस पेयर्स बना रही हूँ, एक एडेनाइन बनाया, एक साइटोसाइन बनाया, और एक मैंने ग्वानाइन बनाया, ठीक है। अब इसके जो अपोजिट होंगे, वहाँ पर जो बेस पेयर होंगे वो उसके अपोजिट में होंगे, क्योंकि ये जो अपोजिट ये होती है इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। एडेनाइन का हमेशा तुमको एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर समझा देती हूँ, बहुत आसान होता है कि जो एडेनाइन होता है वो थाइमिन के साथ पेयर बनाता है, जो साइटोसाइन होता है वो ग्वानाइन के साथ पेयर बनाता है, और
सो एडेनाइन जो है वो थाइमिन से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, 2 बॉन्ड लगते हैं, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन होते हैं। साइटोसाइन जो है गुआनाइन से 3 बॉन्ड से जुड़ता है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर कि आपको याद रखना है कि जो एडेनाइन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगा यहाँ पर, थाइमिन। सो अगर इफ यू नो द सीक्वेंस ऑफ द वन स्ट्रैंड वी कैन गेट टू नो अबाउट द अदर स्ट्रैंड के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सी किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, जी के साथ, जी किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, सी के साथ। समझ में आई बात? इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है एंड द बॉन्ड इन बिटवीन देम इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड टाइप का होता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर। दो स्टैंड होते हैं, एक स्टैंड के ऊपर जो भी नाइट्रोजनस बेस है उसके अपोजिट साइड पे उसके कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर होंगे। ये चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडेनाइन जो है वो थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है हाइड्रोजन के, और जो साइटोसाइन है वो गुआनाइन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया डीएनए के बारे में कि एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग ने डीएनए के बारे में पढ़ा कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम को हाईली कंडेंस्ड जब ओपन होता है तो उसमें डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है मेन, जो हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों ही बॉडी को वो कंट्रोल करता है। उसी के साथ इसी के अंदर इंफॉर्मेशन होता है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होता है। उसके बाद डीएनए के स्ट्रक्चर डबल स्टैंडर्ड होता है, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझ में आया। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक दूसरे के जो एक से बॉन्ड बनाएगा, ए जो है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, टी के साथ, तो दैट इज देयर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर ईच अदर। इतना हम लोग को समझ में आ गया डीएनए के बारे में। ठीक है, सो अब हम लोग देखते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए से क्या होता है, आरएनए बनता है। याद रखेंगे कि जो डीएनए है, डीएनए से प्रोसेस होता है, डीएनए से आरएनए, डीएनए के एक स्ट्रैंड में जो इंफॉर्मेशन है, इफ इट गेट ट्रांसफर टू द आरएनए, दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मतलब डीएनए से आरएनए में जो इंफॉर्मेशन जाती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में आ सकते हैं कि व्हाई वी आर गोइंग टू ट्रांसफर द डीएनए टू द आरएनए, बिकॉज आई सेड यू दैट द डीएनए इज अ हेड जेनेटिक मटेरियल। वो सबसे बड़ा जेनेटिक मटेरियल है, इसको कंट्रोल तो करना है, लेकिन जो मेन जेनेटिक मटेरियल का जो काम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का उसका प्रोटीन बनाने का काम होता है। क्या काम होता है, प्रोटीन बनाने का। सो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म में कौन से प्रोटीन बनेंगे वो जेनेटिक मटेरियल डिसाइड करता है। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो ये प्रोटीन बनाता है, बट नॉट डायरेक्टली, बट विद द हेल्प ऑफ आरएनए। तो डीएनए पहले कन्वर्ट हो जाता है आरएनए में, मतलब डीएनए से पहले आरएनए बनता है, फिर आरएनए से जाकर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो ये प्रोसेस है, मैं आपको बताती हूँ। पहले अभी अपन ब्रीफ में समझेंगे, लेकिन अभी जान लो कि डीएनए से जब आरएनए बनता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। किसी चीज का होना ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए में ट्रांसलेशन, दिस प्रोसेस। और ये जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है फ्रॉम द डीएनए टू द आरएनए टू द प्रोटीन इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में कि आपसे पूछ सकता है डायरेक्टली कि जो है वो